दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी व डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, व्यस्तता के कारण वीडियो विलंब से आ रहा है। मैं आगे समय पर वीडियो देने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 1 को, 2 को, 3 को और 4 को डिस्कस कर लिया है, जिसमें एफोरिज्म 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिजिशियन का एम क्या होना चाहिए, यानी कि उसका जो उद्देश्य है वो केवल पेशेंट को रिस्टोर करने का होना चाहिए, यानी कि उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ करने का होना चाहिए। उसके बाद सेकंड एफोरिज्म में हम लोगों ने समझा कि क्योर किस तरह से होता है और उस क्योर की रिलायबिलिटी क्या है, कैसे हम ये मानेंगे कि पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। एफोरिज्म 3 में हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग को, जो बीमार है, उसको उसके रोग के साथ समझने का, किस तरह से उसको समझना है। इसी तरह दवाइयों को कैसे समझना है, उसकी पोटेंसी का चयन कैसे करना है, उसकी डोज कैसे देनी है, इन सारी चीज़ों को हमने समझा। और एफोरिज्म 4 में हम लोगों ने समझा कि हम अपनी हेल्थ को किस तरह से लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी कि स्पिरिचुअली अगर कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ को अच्छा रखता है, यानी कि अपने थॉट्स प्रोसेस जो है उसका अगर बहुत अच्छा पॉजिटिव रहता है, तो फिर वो अपनी हेल्थ को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकता है। उसके बाद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एफोरिज्म 5 को डिस्कस करेंगे और उस एफोरिज्म 5 की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और इसके साथ ही उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझेंगे केस के साथ कि किस तरह से हैनीमैन सर की टीचिंग को हम लोग अप्लाई करते हैं और जो मरीज हैं वो भी अपने आप को ये समझने का प्रयास करें कि लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है, जो लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, वो उनकी बीमारी से किस तरह से रिलेटेड है। क्योंकि बहुत सारे रोगी हमारे पास आते हैं, जब हम उनसे उनकी हिस्ट्री लेते हैं, सारी चीज़ों को पूछते हैं, तो उनको लगता है कि मेरी इस हिस्ट्री का मेरी बीमारी से क्या संबंध है। तो आज हम इस वीडियो में इस बात को भी समझेंगे कि जो लाइफ की सिचुएशंस होती हैं वो किस तरह से हमारी बीमारी से संबंधित हैं। तो इसमें एफोरिज्म 5 में हैनीमैन सर एक्यूट डिजीज़ में भी बताते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो बीमार करती हैं और क्रोनिक डिजीज़ किस तरह से अफेक्ट आती हैं और उसमें हमको क्या चीज़ों को समझना होता है। जो एक्यूट डिजीज़ हैं उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज है, यानी कि जो अभी अभी बीमारी हुई है, सिर दर्द है, बुखार है, जुकाम, खांसी, पेट की तकलीफ़ें हैं जो अभी अभी हुई हैं रिसेंटली, तो उनमें कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे पेट की तकलीफ़ है, कुछ खाने पीने में गड़बड़ हुई, आइसक्रीम खाने के बाद तकलीफ़ हो गई, मौसम में चेंज हुआ इसकी वजह से तकलीफ़ हो गई। ये सारी चीज़ें हम लोगों को अफेक्ट करती हैं। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं ये हमको किस तरह से बीमार करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक्यूट डिजीज़ में समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन उसको देते हैं, तो फिर वो रोगी कुछ ही समय में बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से ठीक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, क्रोनिक डिजीज़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है। उस क्रोनिक डिजीज़ के लंबे समय के चलते रहने की वजह से हमको उसकी कॉज को समझने के लिए उसकी पूरी एंटायर हिस्ट्री को लेना पड़ता है, यानी कि उसकी पूरी लाइफ की जो स्थिति रही है स्टार्टिंग से लेकर के उसको समझना होता है। तो उसमें हैनीमैन सर लिखते हैं कि एज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रोनिक डिजीज़, जो पेशेंट की जो क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उसकी हमको होल हिस्ट्री लेनी है और उस हिस्ट्री में मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लेने हैं, यानी कि उसकी जो लाइफ के व्यूज़ हमने देखे, उसके जीवन में जो जो परिस्थितियाँ आई जिनसे वो जूझता रहा, तो वो उसमें उसके जो टर्निंग पॉइंट्स रहे जहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई, तो उन टर्निंग पॉइंट्स को हमको बहुत इम्पोर्टेंटली लेना होता है। तो इसको आज हम एक केस में भी समझेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको लेते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट्स वो होते हैं लाइफ के जो कि उस पेशेंट के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो फिर समझने का प्रयास करते हैं। उसमें फिर हैनीमैन सर कहते हैं कि टू अनेबल हिम टू डिस्कवर इट फंडामेंटल कॉज, इसका फंडामेंटल कॉज जानने की कोशिश करते हैं और विच इज़ ड्यू टू जनरली अ क्रोनिक मियाज्म। तो मियाज्म को हम लोग पहले भी डिस्कस किया है। तो मियाज्म का मीनिंग है कि अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई इवेंट होता है, डिस्ट्रेसिंग इवेंट है, जो उसको परेशान करने वाला इवेंट है, तो उस इवेंट को वो किस तरह से लेता है और फिर वो उससे सेंसिटिव हो जाता है।
तो ये जो सेंसिटिविटीज़ हैं उसकी, ये डिपेंड करती हैं उसकी फैमिली बैकग्राउंड में, यानी कि किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है और उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है, उनके सोचने का, समझने का एक उस फैमिली का तरीका है। तो जैसे मान लीजिए कोई अगर ऐसी फैमिली है जिसमें लोग एंग्री बहुत रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो वो बच्चा जैसे जैसे उस एंग्री एनवायरनमेंट में ग्रो करता है तो फिर वो एंगर को सबकॉन्शियस माइंड से समझ लेता है, सीख लेता है, और फिर जब भी उसकी लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट होता है तो फिर वो उसको एंगर के थ्रू ही डिफेंड करता है, यानी कि एंगर से ही उसका बचाव करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो एंगर की क्या वेराइटीज़ हैं। तो इसको ही मियाज़्म कहते हैं, यानी कि एंगर आना किसी भी सिचुएशन में उसको सेंसिटिव कर देता है। फिर ये एंगर कई तरह से धीमे धीमे लाइफ में जब बहुत लंबा समय होता है तो बहुत सारे रूप को चेंज करती है, फॉर्म्स को चेंज करती है, और फिर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसकी लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट्स आए तो ये एंगर जो उसने अपनी फैमिली से सीखा है और किस तरह से ये इसको डिफेंड करता है। तो ये जो मियाज़्म है ये सेंसिटिविटी है, और इस सेंसिटिविटी को वो फैमिली हिस्ट्री से, अपने फैमिली बैकग्राउंड से लेके सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हमको उसकी फैमिली के हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मरीज आते हैं, जब उनसे क्रॉनिक डिजीज़ में फैमिली हिस्ट्रीज़ लेते हैं तो उनको लगता है कि मेरी इस हिस्ट्री की क्या आवश्यकता है, मेरा रोग ये है, इसका मेरे इन सारी चीज़ों से क्या संबंध है। लेकिन जैसा कि एफोरिज्म 3 में हम लोगों ने समझा था कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो डिज़ीज़ है उसको समझने के लिए, नॉलेज ऑफ डिज़ीज़ को लेने के लिए हमें उस पूरे ह्यूमन बीइंग को समझना पड़ेगा। तो ह्यूमन बीइंग को समझने का मतलब ये है कि उसकी लाइफ की जो जो परिस्थितियाँ रहीं, उन परिस्थितियों को भी हमको समझना होता है, जिसमें हम उन टर्निंग पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकें और उसके मियाज़्म को आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद वो जो कहते हैं कि इन द इन्वेस्टिगेशन द असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, अगर वो क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज आया है, यानी कि उसका जो शारीरिक संरचना है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। पहले वो पतला था कि मोटा हो गया, मोटा था कि पतला हो गया, इस तरह से उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में दवाइयाँ रहती हैं जो हमको उसको ठीक करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहते हैं हिज मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल करेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बेसिक इनेट करेक्टर्स हैं, जो मॉरल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इंटेलेक्चुअल करेक्टर उस पर्सन का, यानी कि उसको जो इंटेलेक्ट है उसकी, उससे वो उन चीज़ों को किस तरह से समझता है, किस तरह से टेकअप करता है, तो ये उसके इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड है। तो इसको हम और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि इंटेलेक्ट को हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए, और जो भी लाइफ में सिचुएशन आ रही हैं तो ये इंटेलेक्चुअल करेक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो पर्सन उस सिचुएशन को अपने इंटेलेक्ट से किस तरह से ले रहा है। तो ये जो इंटेलेक्ट है इसका डेवलपमेंट भी फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही होता है कि वो क्या क्या चीज़ों को सीख रहा है सबकॉन्शियसली अपनी फैमिली के साथ रह करके। तो मॉरल्स और इंटेलेक्चुअल करेक्टर, इस मॉरल्स के ऊपर हम लोगों ने पहले एक पस्चुलर सोरेसिस के केस को डिस्कस किया है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, जिसमें हमने मॉरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल डिस्पोजिशन रूब्रिक लिया था, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मॉरल करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये उसकी पूरी लाइफ के साथ जुड़े रहते हैं, और इंटेलेक्ट भी उसकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहते हैं हिज ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स। तो जो ये सारी चीज़ें एक मनुष्य को डिफाइन करती हैं कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर उसके बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है तो वो सफरिंग में आ सकता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसको लॉसेस बहुत हो रहे हैं, तो वो डिजीज स्टेट में जा सकता है। उसके बाद मोड ऑफ लिविंग, उसका रहने सहने का तरीका कैसा है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को जी रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसको डिजीज़ कंडीशन में ले जाता है। जब हम इन सारी चीज़ों को मरीज़ से पूछते हैं तो वो कहता है मेरी इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। उसके बाद उसकी हैबिट्स कैसी हैं। तो कई बार ओसीडी के जो पेशेंट्स हैं बेसिकली उनकी कुछ हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं जिसको वो रियल मान लेते हैं। बार बार हाथों का धोना, कपड़ों का बहुत ज़्यादा धोना, किसी काम को बार बार करना, ये पेशेंटों में पाया जाता है, ये उनकी हैबिट्स हो जाती हैं। तो हमको ये समझना होता है कि ये हैबिट क्यों उसकी डेवलप हुई, उसकी फैमिली हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो कब उसने मियाज में गया वो, यानी कब वो सेंसिटिव हुआ,
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसलिए जानना ज़रूरी होता है। तो ओसीडी के पेशेंट भी जब हम हिस्ट्री लेके उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर वो धीमे धीमे उन हैबिट से रिकवर होने लगते हैं। उसके बाद है सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मैक्सिमम हमको सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस में ही गड़बड़ मिलती है। ज़्यादातर हम लोग जब आपसी संबंधों की बात करते हैं तो चूंकि आजकल सोसाइटी में जैसा देखा जाता है ये बहुत ही ख़राब है सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस लोगों के, तो ये उसको डिजीज़ स्टेट में ले जाते हैं। चूँकि ये बहुत ही व्यक्तिगत बातें होती हैं इसलिए पेशेंट इसको डिस्प्ले करने में थोड़ा सा झिझकता है, इनको बताने में उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो उसको लगता है कि मेरे इन चीज़ों का मेरी बीमारी से क्या रिलेशन है। लेकिन सोशल डोमेस्टिक रिलेशन में जैसे कि उसको किसी के साथ फैमिली में उसका डिस्टरबेंस है और वो उससे बात करना नहीं चाहता है, यानी उसको लेकर के उसको हेट बना रहता है, उसको लेकर उसको एंगर बना रहता है, तो ये एंगर उसको कॉन्स्टेंटली डिजीज़ दे रहा है। तो ये उसको समझ नहीं आता है कि मैं जो गुस्सा हो रहा हूँ या मेरे को जो उससे नफ़रत है या हेट है ये मेरे को बीमार कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इमोशनल वाले वीडियोस में डिस्कस किया था कि लोअर इमोशंस क्या हैं और हायर इमोशंस क्या हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस उसके डिस्टर्ब होते हैं तो वो लोअर इमोशंस में चला जाता है और फिर ये लोअर इमोशंस उसको डिजीज़ देते हैं। इसलिए हम होम्योपैथिक चिकित्सकों को इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हम उसके प्रॉपर मियाज़्म को, उसकी सेंसिटिविटी को समझ पाएँ और उसके रोग को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाएँ। कई सारे मरीज आते हैं, जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है बीमारी का, आपको अगर दवाई देनी है तो दे दीजिए। तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये एंग्री टेम्परामेंट का रोगी है, इसको एंगर है, तो हम उसको एंगर संबंधित बीमारी दवाई देते हैं, फिर वो उसकी बीमारी ठीक होने लगती है। उसके बाद दोस्तों कहते हैं हिज एज, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एज के अकॉर्डिंग होती हैं। उसके बाद सेक्सुअल फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पेशेंट मेरे पास थे जिनको सोरियासिस की प्रॉब्लम थी। तो चूँकि जैसा कि हम लोग पहले समझ चुके हैं कि स्किन की प्रॉब्लम सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से होती है, तो मुझे देख करके कुछ उनको लगा तो मैंने डायरेक्ट उनको सेक्सुअल फंक्शंस की पूछा, तो फिर पता लगा कि उनकी वाइफ के साथ डाइवोर्स का केस चल रहा है और वो उसको 4-5 साल हो गए हैं और तभी से उनको ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई है। तो फिर मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ली, जब उसके बाद वो सारी चीज़ें समझ आई तो फिर उनको दवाई दी। आने वाले वीडियोज़ में इन सारे केसेस को भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, किस तरह से इन चीज़ों को हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमको कंसीडर करना होता है। तो आज इस एफोरिज्म का हम प्रैक्टिकल पार्ट समझेंगे। एक मेरे गैंग्रीन के पेशेंट हैं जो काफ़ी दूर से मेरे पास आए और वो फीमेल हैं, तो उनको राइट पैर में, राइट फुट में और राइट थंब से उनकी डिजीज़ शुरू हुई और फिर वो धीमे धीमे डिज़ीज़ उनके पूरे पैर को उसने कवर करना शुरू किया और ये बहुत फास्टली उनकी बीमारी बढ़ने लगी। और उसके बाद उनका जब पैर कवर हो गया तो फिर वो सर्जन के पास गए, तो सर्जन ने पैर को रिमूव करने के लिए कहा कि इसको पैर को हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद वो मेरे पास आए, तो जैसा कि मैंने वो केस को देखा तो बहुत फास्ट वो रैपिडली केस जो है गैंग्रीन में चला गया। जरा सी उनको इंजरी हुई उस टो में और वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इससे हमको समझ आता है कि डिज़ीज़ की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है, तो हमको ऐसी दवाई चाहिए जो बहुत स्पीडली काम करे। इस तरह से हम लोग चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। फिर उसके राइट फुट का इन्वॉल्वमेंट था, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइट साइड हमारी बॉडी की फादर से रिलेटेड होती है और शादी के बाद किसी भी महिला की वो हस्बैंड से रिलेटेड होती है। तो राइट फुट का राइट टो उनका यानी कि ग्रेट टो उनकी इन्वॉल्व थी, अंगूठा उनका इन्वॉल्व था, तो ये कहीं ना कहीं हस्बैंड से रिलेटेड है। तो इतनी चीज़ें तो हम लोग देख कर ही समझ गए। लेकिन जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो उन्होंने कुछ भी मुझे बताने से इनकार कर दिया। बोले मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी चीज़ नहीं बताई। और जब मैंने उनको देखा तो उनको हालत ऐसी नहीं थी, तो मैंने उनको घर पे विज़िट किया तो उसमें देखा कि वो लगातार उनके कोई गुरुजी थे तो उनके सीरियल्स को, उनकी जो वाणी होती है उसको सुनती रहती हैं, उनके भजन सुनती रहती हैं। वो दिन भर उनका वही चलता रहता है और चूँकि चलने में असमर्थ थी इसलिए बेड पे पड़े पड़े वही देखती रहती थी। तो इस तरह से एक चीज़ मुझे ये मिली कि वो अपने जो रिलीजन है उससे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, उसी की तरफ उनका ध्यान है। फिर मैंने उनके बेटे को बुलाया, उससे बात करी, तो बेटे ने मुझे हिस्ट्री में बताया कि
उनका जो बड़ा भाई है, उस बड़े भाई ने अपनी लव मैरिज करी, और लव मैरिज जो थी वो फादर और मदर की इच्छा के विरुद्ध थी, यानी कि उसमें उनकी इच्छा शामिल नहीं थी, और उसने वो शादी कर ली जिस शादी में वो नहीं गए, मदर फादर दोनों नहीं गए बेटे की शादी में। और उसके बाद से उसके कुछ दिन बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसकी हस्बैंड की डेथ के बाद ही उनको ये प्रॉब्लम पैर में स्टार्ट हो गई जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों इतनी चीज़ें, 3-4 चीज़ें मुझे मिली, तो मैंने उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया। यानी कि इतना तो कंफर्म था कि राइट साइड है, राइट थंब है, तो हस्बैंड से रिलेटेड है, यानी कि जो डेथ है वो कहीं ना कहीं लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है, यानी कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट्स हैं उनकी लाइफ के। और जो बेटे की शादी में न जाना, ये भी उनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है कि एक माँ बाप अपने बेटे की शादी में अगर नहीं जाएंगे तो लाइफ की ये बहुत डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स हैं। तो इस तरह से जो हैनीमैन सर ने लिखा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो है हमको देखने होते हैं, तो उनके बेटे ने ये बताया तो मुझे लगा ये डिजीज़ के साथ मैच कर रहे हैं। यानी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं वो बीमारी के साथ लिंक भी होना चाहिए, जैसे हस्बैंड की डेथ होना और राइट साइड का अफेक्ट होना बॉडी का, उसके बाद बेटे की शादी में ना जाना, उसका जो प्रेशर था उनके ऊपर वो उनको इम्पेक्ट कर रहा था। और इस तरह से वो जो उन्होंने इन सारी चीज़ों को लाइफ में जो इंसिडेंट्स आए, इससे जो डिफेंस लिया वो रिलीजन का डिफेंस लिया, यानी कि उन्होंने रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी इस चीज़ से डिफेंस लेने के लिए। यानी कि ये उनका रिलीजियस जो अफेक्शन है ये मियाज में, और ये रिलीजियस अफेक्शन इतना था कि इसके अलावा उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो दिन भर और जब भी बात करती हैं तो वो गुरुजी की बात करती हैं, और उनसे जब भी कुछ पूछा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बताइए क्या क्या हुआ, तो बोले नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, और गुरुजी ने जो किया वो भी सही किया, और अब जो आगे होगा वो भी सभी सही होगा। तो इसको मैंने रूब्रिक लिया डिलीरियम रिलीजियस अफेक्शन रिलीजियस। तो डिलीरियम का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक ही काम को बार बार लगातार कर रहा है और वो दूसरी चीज़ों के प्रति कोई अवेयर नहीं है कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, यानी कि जो उसके थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस की जो एक चेन होनी चाहिए वो चेन लाइन से हट गई है, वो डिरेल हो गई है, यानी कि वो एक सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी अवेयरनेस चारों तरफ नहीं है, वो केवल एक ही थॉट प्रोसेस पर चल रहा है, इसलिए इसको डिलीरियम रिलीजियस। उसके बाद दूसरा जो सिग्निफिकेंट पॉइंट था जो उनके हस्बैंड की डेथ थी, तो उसमें एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। तो ये 2 रूब्रिक मैंने उनके लिए। और उसके बाद इसमें 2 दवाइयाँ आती हैं, नंबर 1 पे आती है लेकेसिस और नंबर 2 पे आती है वेरेट्रम एल्बम। तो अब क्या होता है कि हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म 11 में एक प्रोसेस बताया है कंपैरिजन एंड डिडक्शन का फिनोमेना, कि अब हमने जो उनकी लाइफ के डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स थे उनकी जो डिफेंस थी वो हमने मैच करके रूब्रिक में कन्वर्ट कर ली। यानी कि हमने मियाज़म को फाइंड आउट किया कि बहुत फास्ट प्रोग्रेसिंग और डिस्ट्रक्शन चूँकि हो रहा है, तो ये सिफिलिटिक मियाज़ में, तो हमको ऐसी दवाई चाहिए जो बहुत फास्ट मूविंग हो और वो डिस्ट्रक्टिव हो, यानी कि उसके अंदर डिस्ट्रक्शंस हो। तो ये जो प्रोसेस है जो उनकी डिजीज़ में जाने का, कि जिसमें उनके बेटे की शादी करना, उसके बाद उनके हस्बैंड की डेथ का होना और उनके राइट साइड का अफेक्शन होना जिसमें गैंग्रीन डेवलप हुई। तो ये जो लिंक है ये हमको इन मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स के साथ मिलाना होता है, इसलिए हम पेशेंट की एंटायर हिस्ट्री को लेने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी हम मैचिंग करते हैं और फिर कंपैरिजन एंड डिडक्शन फिनोमेना से मेडिसिन को अलग करते हैं। तो इसमें जो दवाई आई लेकेसिस और वेरेट्रम एल्बम, तो चूँकि जैसा कि हम लोग कंपैरिजन करके हमने रूब्रिक कन्वर्ट करके दवाई तक पहुंच गए, अब इसको जब हम डिडक्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये जो पेशेंट थी जो बच्चे की अपने बेटे की शादी में नहीं गई, इसका मतलब इनको सोशल पोजीशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी कि सोसाइटी में जो इन मेरी पोजीशन है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए सोशल पोजीशन, तो इसलिए ये बेटे की शादी में नहीं गई चूँकि वो इनकी विल के अगेंस्ट लव मैरिज कर रहा था। तो इसलिए इसमें मैंने वेरेट्रम एल्बम को चुनाव किया, क्योंकि वेरेट्रम एल्बम ऐसी दवाई है जिसमें सोशल पोजीशन की बहुत ज़्यादा पेशेंट को अहमियत रहती है, वो अपनी सोशल पोजीशन के लिए ज़्यादा अटैच रहता है। तो वेरेट्रम एल्बम 200 को मैंने इसमें देना शुरू किया, और देने के बाद उनका ड्रॉपर डोज था, उसको देने के बाद इनकी स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ।
वो पार्ट धीमे धीमे हील करना शुरू हुआ। और हील करते करते एक बार वो फिर जब ठीक हो गई तो मेरे क्लिनिक पे करीब 1-1.5 महीने बाद वो आई। तो जिस थंब में प्रॉब्लम थी वो केवल उसी को पट्टी से सादा पट्टी से बांध के रहती थी। तो जब मैंने उनसे उसको खोलने के लिए कहा तो फिर जैसे ही उन्होंने वो पट्टी खोली तो उनका अंगूठा जो है वो अलग था, बॉडी से अलग था। जो मेडिसिन थी वो अपना काम कर चुकी थी, यानी जो सर्जरी करनी थी उसमें वो कर चुकी थी, और उनके पूरे पैर को विट्रम एल्बम ने बचा लिया। और उसके बाद जो ख़राब पार्ट था, यानी कि जो अंगूठा बिल्कुल डेड हो चुका था, वो बॉडी से अलग हो गया। और फिलॉसफी ऑफ लाइफ कहती है कि चूँकि उनके पेशेंट के जो हस्बैंड थे वो भी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो अंगूठा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और फिर वो भी उनकी बॉडी से अलग हो गया। तो इस तरह से विट्रम एल्बम ने उनके पूरे पैर को बचा लिया और उनका जो ख़राब पार्ट था उसको अलग कर दिया। ये एक होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में सर्जरी के रूप में देखा जाता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति किस तरह से सर्जरी करती है। तो विट्रम एल्बम ने इस तरह से इनको सर्जरी की और इनकी सारी चीज़ों को ठीक किया। इस केस की एक और बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे से मैं आपको वीडियो समय पर देने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।